नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नवीन और आप सुन रहे हैं डर और रहस्य से भरी एक अनोखी कहानी। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। अगर आप इसे पूरी सुनते हैं तो आपको डर और सस्पेंस का जबरदस्त एहसास होने वाला है। इसके अलावा कमेंट में जरूर बताइए कि आप किस शहर या गांव से सुन रहे हैं और आपका नाम क्या है। अगली वीडियो में मैं आपके नाम का जिक्र जरूर करूंगा। और हाँ, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका यह छोटा सा सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो ज्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन है और मैं जयपुर का रहने वाला हूं। आज मैं आपके साथ जो कहानी साझा करने जा रहा हूं वह मेरे जीवन की सबसे रहस्यमयी और डरावनी घटनाओं में से एक है। यह किस्सा मेरे और मेरी पत्नी के साथ घटा था। एक ऐसा वाकया जिसे मैं चाहकर भी भूल नहीं सका हूं। हर रात उस घटना की परछाइयां मेरे जहन में ताजा हो जाती हैं। जैसे ही मैं उस यात्रा के बारे में सोचता हूं, शरीर में एक सिहरन सी दौड़ जाती है। शायद आप सोच रहे होंगे कि मैं किस यात्रा की बात कर रहा हूं। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से ये सब शुरू हुआ। दरअसल मैं और मेरी पत्नी दोनों जयपुर में रहते हैं और जिस दिन हमारे साथ ये भयानक अनुभव हुआ वह एक आम दिन की तरह ही शुरू हुआ था। हमारी शादी को तब तक 3 साल बीत चुके थे। हालांकि शुरुआत बहुत खुशनुमा रही थी, लेकिन बीते कुछ महीनों से हमारे बीच अनबन सी बनी रहने लगी थी। छोटी छोटी बातों पर तकरार होना एक आम बात हो गई थी और इन रोजमर्रा की कहासुनियों ने हमारे रिश्ते की गर्मजोशी को धीरे धीरे ठंडा कर दिया था। मुझे महसूस होने लगा था कि वो पहले जैसी बात अब हमारे बीच नहीं रही। ना वो बेफिक्री वाली हंसी, ना वो पहले जैसा प्यार और ना ही एक दूसरे की बातों में डूब जाना। यकीनन आप में से कई लोग इस एहसास से गुजर चुके होंगे। हम दोनों ने सोचा कि शायद इस थमे हुए रिश्ते को फिर से कुछ रफ्तार देने के लिए हमें एक छोटा सा सफर करना चाहिए। एक ऐसा ट्रिप जो हमारे बीच की दूरियों को कम कर सके और फिर से वो पुराना जुड़ाव वापस ला सके। लेकिन उस वक्त मुझे और बीवी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह सफर, जिसे हम अपनी जिंदगी में नई ताजगी लाने का जरिया समझ रहे थे, हमारी जिंदगी का सबसे डरावना मोड़ बन जाएगा। हम सोच रहे थे कि यह ट्रिप हमारे रिश्ते को फिर से संवार देगा, मगर इसके उलट यह एक ऐसा तूफान लेकर आया जिसे हमने कभी अपने सबसे बुरे ख्वाबों में भी नहीं सोचा था। हमने इस बार पहाड़ों का रुख करने का प्लान बनाया था, खास तौर पर उत्तराखंड की वादियां, क्योंकि मुझे पहाड़ों से बेहद लगाव है और मेरी पत्नी को भी ठंडी हवा और शांत वादियां बहुत भाती हैं। ट्रेन या फ्लाइट की बजाय हमने खुद की कार से जाने का फैसला किया ताकि सफर का हर लम्हा अपने हिसाब से जी सके। यह सफर करीब 2 दिन का था, लेकिन दूरी ज्यादा नहीं थी। इसलिए हम दोनों पति पत्नी अपनी कार लेकर सुबह सुबह ही घर से निकल पड़े, बिना किसी अंदाजे के कि आगे हमारे साथ क्या होने वाला है। सफर की शुरुआत बिल्कुल वैसी ही थी जैसी हमने कल्पना की थी, खूबसूरत और सुकून देने वाली। सड़क के दोनों ओर फैले घने जंगल, ऊपर खुला नीला आसमान और उस पर चलती ठंडी ठंडी हवा, सब कुछ जैसे किसी फिल्म का सीन लग रहा था। रास्ते भर हम दोनों खूब बातें करते रहे। कभी कॉलेज के वो पुराने बेफिक्र दिन याद आ जाते तो कभी शादी के बाद की पहली लंबी ड्राइव की बातें निकल आती। इन यादों को ताज़ा करके दिल भी हल्का महसूस हो रहा था और एक सुकून सा महसूस हो रहा था कि शायद यह ट्रिप हमारे रिश्ते को फिर से एक नई दिशा दे सकेगा। उस वक्त हम जयपुर से निकलकर उत्तराखंड के एक छोटे से हिल स्टेशन देवकुंड की ओर जा रहे थे। हमें नहीं पता था कि ये रास्ता हमें सिर्फ पहाड़ों तक ही नहीं बल्कि एक रहस्य और डरावने मोड़ तक भी ले जाएगा। रास्ते पर चलते चलते अब रात गहराने लगी थी। पहाड़ी इलाकों की सड़कें दिन में तो खूबसूरत लगती हैं, मगर जैसे ही अंधेरा उतरता है वही रास्ते कुछ ज्यादा ही रहस्यमय और डरावने लगने लगते हैं। हालांकि उस वक्त हम दोनों ही उस माहौल को लेकर ज्यादा घबराए नहीं थे। हम सफर का पूरा मजा ले रहे थे। घड़ी करीब 11 बजा रही थी और अब हम एक सुनसान पहाड़ी
रास्ते पर पहुंच चुके थे। हाईवे हम काफी पीछे छोड़ चुके थे और अब टेढ़ी मेढ़ी संकरी पहाड़ी सड़कों ने हमारा साथ पकड़ लिया था। रास्ते के दोनों ओर घना जंगल फैला हुआ था और आसपास दूर दूर तक कोई और गाड़ी या इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। उस पल एक अजीब सी खामोशी हर तरफ छा गई थी, ना कोई आवाज, ना कोई रोशनी। तभी मन में ख्याल आया कि शायद हमें दिन में ही इस रास्ते को पार कर लेना चाहिए था। हमने सोचा कि अब जब मंजिल बस कुछ घंटों की दूरी पर है तो रुकने का कोई मतलब नहीं। मैं गाड़ी संभाले बीवी के साथ धीरे धीरे पहाड़ी मोड़ों को पार करता चला जा रहा था। तभी अचानक एक मोड़ पर हेडलाइट की रोशनी में एक जंग लगा हुआ पुराना सा बोर्ड नजर आया। बोर्ड पर धुंधले और खुरचे हुए अक्षरों में लिखा था, अनजाना मोड़, सतर्क रहें। उसे देखकर बीवी हंस पड़ी और बोली, अरे वाह, ये तो किसी हॉरर मूवी का सीन लग रहा है। मैंने उसकी बात पर मुस्कुराकर ध्यान नहीं दिया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। लेकिन अब रात और भी ज्यादा स्याह होती जा रही थी। आसमान में चांद बादलों के पीछे छिप गया था और जंगल की खामोशी अब कुछ ज्यादा ही भारी लग रही थी। मुझे दिल के किसी कोने में एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी, जैसे कुछ अनचाहा होने वाला हो। आप में से बहुत से लोगों ने कभी ना कभी वो अजीब सा एहसास जरूर महसूस किया होगा, जब आप किसी अनजाने सुनसान जगह पर होते हैं और बिना किसी ठोस वजह के ही दिल बेचैन होने लगता है। उसी पल मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। हर तरफ अजीब सी खामोशी थी और दिल के अंदर एक अनकही घबराहट सी महसूस हो रही थी। तभी मेरी पत्नी ने मेरा हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए कहा, अरे यार, इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? कुछ नहीं होने वाला, कुछ ही देर में हम होटल पहुंच जाएंगे। मैंने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, पर यह रास्ता कुछ अजीब नहीं लग रहा तुम्हें? मैं अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि उसने हंसते हुए मुझे टोक दिया, रिलैक्स करो अर्जुन, बस थोड़ी ही देर की तो बात है। उसकी बात सुनकर मैं भी हल्के से मुस्कुराया और उस बेचैनी को खुद से झटकने की कोशिश की, लेकिन दिल अब भी कुछ और ही कह रहा था। मैंने गाड़ी की स्पीड थोड़ी बढ़ा दी, मन ही मन यही सोचते हुए कि जितनी जल्दी हो सके इस रास्ते को पार कर लिया जाए। लेकिन जैसे ही हमने उस मोड़ को पार किया, हेडलाइट्स की रोशनी में अचानक एक बूढ़ी औरत सामने आकर खड़ी हो गई। सड़क के बिल्कुल बीचों बीच उसने एक सीधी सफेद धोती पहन रखी थी और हाथ में एक पुरानी घिसी हुई लकड़ी की लाठी थी। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था और उसकी आंखें जैसे एक तक हमें देख रही थीं। वो दोनों हाथ उठाकर इशारा कर रही थी, मानो किसी मदद की दरकार हो। मैंने एक पल को ब्रेक दबाने का सोचा, मगर दिल ने साफ कहा, नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। मेरे मन में पहली ही नजर में ये बात बैठ गई कि हमें इसे अनदेखा करके आगे बढ़ जाना चाहिए। अक्सर पहाड़ी रास्तों पर ऐसे अनजान लोग नजर आ जाते हैं जो राहगीरों से लिफ्ट मांगते हैं। हालांकि ज्यादातर लोग उन्हें अनदेखा करके निकल जाते हैं, लेकिन उस रात कुछ अलग हुआ। मेरी पत्नी ने अचानक मुझसे कहा, अर्जुन, उस बुजुर्ग महिला को गाड़ी में बैठा लो, रात का वक्त है, शायद वाकई उसे किसी मदद की जरूरत हो। मैंने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ जवाब दिया, पता नहीं यार, मुझे ये सब कुछ थोड़ा अजीब लग रहा है। ये जगह और ये टाइमिंग कुछ गड़बड़ सी लग रही है। मेरी बात सुनकर वो हल्का सा मुस्कुराई और बोली, तुम भी ना हमेशा बेवजह डर जाते हो। जरा सोचो, अगर हम उसकी जगह होते तो क्या हमें मदद की दरकार ना होती? इतना कहने के बाद वो कहती है, रुको, मैं उससे बात करती हूं। आखिरकार मैंने भी मेरी पत्नी की बात मान ली और गाड़ी धीरे से उस बुजुर्ग महिला के पास रोक दी। जैसे ही गाड़ी रुकी, अन्वी ने खिड़की का शीशा नीचे किया और बोली, माँ जी, आपको कहाँ जाना है? उस महिला ने थकी और कमजोर आवाज में जवाब दिया, बस बेटा, ज्यादा दूर नहीं जाना, थोड़ी ही दूर छोड़ दो, फिर मैं खुद चली जाऊंगी। उसके इतना कहने पर मेरी पत्नी ने मेरी तरफ देखा और हल्के से सिर हिलाकर इशारा किया कि उसे गाड़ी में बिठा लो। मैंने थोड़ी झिझक के साथ दरवाजा खोला और वो बूढ़ी महिला धीरे धीरे कार के अंदर आकर बैठ गई। लेकिन जैसे ही वह अंदर बैठी, एक अजीब सी ठंडक मेरे पूरे शरीर में फैल गई। जबकि बाहर का मौसम तो सामान्य था, न ज्यादा ठंड न कुछ असामान्य।
वो एहसास कुछ अलग ही था, जैसे गाड़ी में उसके साथ कुछ और भी आ गया हो। लेकिन जैसे जैसे वो महिला अंदर बैठी, गाड़ी के माहौल में एक अजीब सी ठंडक फैलने लगी। इतनी ठंड कि मैं खुद हैरान रह गया। मैंने झट से एयर कंडीशनर चेक किया, सोचा शायद गलती से ऑन हो गया हो, बट नहीं, वो तो बंद था। मैंने एक बार फिर अनवी की तरफ देखा और उसने उस बुजुर्ग महिला से पूछा, माँ जी, आपको कहाँ उतरना है? लेकिन इस बार भी कोई जवाब नहीं आया। वो बस चुपचाप सामने की तरफ घूर रही थी। उसकी आंखें कुछ अजीब थीं, जैसे वो इस दुनिया में होते हुए भी कहीं और खोई हुई हो। थोड़ी देर की खामोशी के बाद उसने धीरे से कहा, बस थोड़ा और आगे, वहीं उतर जाऊंगी। मैंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप इंजन ऑन किया और गाड़ी फिर से सड़क पर दौड़ने लगी। लेकिन अब माहौल पहले जैसा नहीं था। अब माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। कार के भीतर एक अजीब सी खामोशी थी, इतनी गहरी कि सिर्फ इंजन की आवाज ही सुनाई दे रही थी। मैं और मेरी बीवी दोनों चुप थे, लेकिन हमारी खामोशी में भी बहुत कुछ चल रहा था। हम दोनों के मन में एक ही सवाल बार बार उठ रहा था, ये औरत आखिर है कौन? और इतनी रात गए इस सुनसान इलाके में कर क्या रही है? जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ती जा रही थी, मेरे दिल की धड़कनें भी तेज होती जा रही थीं। एक अजीब सी बेचैनी ने मुझे घेर लिया था। कुछ देर बाद तो ऐसा लगने लगा कि ये रास्ता कभी खत्म ही नहीं होगा। जितनी देर से हम गाड़ी चला रहे थे, उतनी देर में तो हमें कई किलोमीटर आगे निकल जाना चाहिए था। लेकिन ना जाने क्यों ऐसा महसूस हो रहा था कि हम अब भी उसी जगह के आसपास भटक रहे हैं, जैसे रास्ता वहीं का वहीं घूम रहा हो और हम उसमें फंसे हों। लेकिन तभी उस बूढ़ी महिला ने अचानक शांत लहजे में कहा, यहीं गाड़ी रोक दो। उसकी बात सुनते ही मैंने धीरे से ब्रेक लगाया और कार को सड़क के किनारे रोक दिया। वो बिना किसी और शब्द के बस अपनी लाठी को थामे बेहद धीमी चाल से गाड़ी से नीचे उतर गई। हैरानी की बात यह थी कि उसने एक बार भी हमारी तरफ मुड़कर नहीं देखा, बस सीधा अंधेरे की ओर चल दी। मैं और मेरी बीवी दोनों चुपचाप बैठे रहे, बस उसे जाते हुए देखते रहे। वह औरत काले साए जैसी लग रही थी, जो घने अंधेरे में सड़क के किनारे किनारे कहीं गुम होती जा रही थी। हमारी नजरें उसका पीछा कर रही थीं, लेकिन कुछ ही पलों में वो घने जंगल के साए में ओझल हो गई। चारों तरफ घुप्प सन्नाटा और सिर्फ पेड़ों की सरसराहट थी। मैं और अनवी बस एक दूसरे को देख रहे थे, हैरान, उलझे हुए और पूरी तरह अनजान कि जो कुछ हुआ वो था क्या। उसके जाते ही मेरी बीवी ने धीरे से मेरी तरफ देखा और कहा, कुछ तो अजीब था, है ना? मैंने बिना कोई शब्द बोले सिर हिलाकर उसकी बात से सहमति जताई। हम दोनों के चेहरों पर बेचैनी साफ झलक रही थी। कोई कुछ बोल तो नहीं रहा था, लेकिन दोनों के मन में सवालों की आंधी चल रही थी। मैंने चुपचाप कार स्टार्ट की और हम आगे बढ़ गए। अब बस एक ही ख्याल था, जितनी जल्दी हो सके होटल तक पहुंच जाए और उस अजीब लम्हे को पीछे छोड़ दें। लेकिन शायद वो रात इतनी आसान नहीं थी। आप यकीन नहीं करेंगे, मगर उस रात के बाद जैसे हमारी जिंदगी की दिशा ही बदल गई थी। जब वो बुजुर्ग औरत हमारी गाड़ी से उतरी और अंधेरे में कहीं ओझल हो गई, तो उस वक्त हमें यही लगा कि बस ये एक अजीब सा लम्हा था और अब सब कुछ सामान्य हो जाएगा। लेकिन सच्चाई ये थी कि असली खौफ तो अब शुरू होने वाला था। उस औरत के चले जाने के बाद मैंने फिर से गाड़ी स्टार्ट की और मैं और अनवी उस वीरान रास्ते पर आगे बढ़ने लगे। कार तो चल रही थी, लेकिन हमारे बीच एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। न मैं कुछ बोल रहा था, न वो। हम दोनों ही किसी अनजाने डर की गिरफ्त में थे, जैसे कुछ होने वाला हो, कुछ ऐसा जिसे रोक पाना हमारे बस में नहीं था। मैंने मन ही मन सोचा था कि जैसे ही होटल पहुंचेंगे, इस पूरे अजीब से वाकये को एक मजाक की तरह लेंगे, हंसेंगे और इसे एक बेमतलब की याद समझकर पीछे छोड़ देंगे। लेकिन आप समझ ही सकते हैं, कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जो आपको कभी पूरी तरह छोड़ते ही नहीं। चाहे जितना भी भूलने की कोशिश करो, वो खुद को आपकी यादों में जिंदा रखते हैं। करीब आधे घंटे के सफर के बाद हम उस होटल तक पहुंच ही गए। होटल बहुत खूबसूरत था, एक छोटी सी पहाड़ी की ढलान पर बना हुआ, चारों तरफ घने पेड़ों से घिरा हुआ। वहां की खामोशी पहले तो सुकून भरी लगी,
जैसे शांति में कुछ राहत छुपी हो। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतने लगा, वही खामोशी धीरे धीरे एक अजीब सी बेचैनी में बदलती जा रही थी, जैसे सन्नाटे के पीछे कुछ छुपा हो। खैर, हमने होटल में चेक इन किया और अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। उस वक्त रात के करीब 1 बज रहा था और हम दोनों सफर की थकान से चूर हो चुके थे। हमारा कमरा काफी आरामदायक था। बड़ी बड़ी खिड़कियां थीं जिनसे बाहर का नजारा साफ दिख रहा था। हालांकि इस समय बाहर सिर्फ गहरा अंधेरा पसरा हुआ था। तभी मेरी बीवी ने मुस्कुराकर कहा, सुबह जल्दी उठते हैं, आसपास की जगहें देखने चलते हैं। लगता है ये जगह बहुत खूबसूरत है। मैंने उसकी बात पर मुस्कुराकर सिर हिलाया। हाँ ठीक है, अब थोड़ा आराम कर लेते हैं। हम दोनों बिस्तर पर लेट गए, लेकिन जैसे ही आंखें बंद कीं, एक अजीब सी बेचैनी फिर से मेरे सीने में घुमड़ने लगी, बिल्कुल वैसी ही जैसी उस सुनसान रास्ते पर महसूस हुई थी। उस पल मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई हमारी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। शुरुआत में तो मैंने सोचा कि ये बस लंबा सफर तय करने की थकान है या फिर दिमाग का वहम, लेकिन वो बेचैनी, वो तो जैसे हर पल और गहराती जा रही थी। मुझे लगा शायद ये सब उस रहस्यमयी बूढ़ी औरत की वजह से हो रहा है जो हमारे रास्ते में मिली थी। ध्यान हटाने के लिए मैंने टीवी ऑन कर दिया, बस कुछ हल्का फुल्का देखने लगा। कुछ देर बाद जब मन थोड़ा शांत हुआ और आंखें भी भारी होने लगीं, तो मैं बिस्तर पर चला गया। मगर उस वक्त जब मैं टीवी की रोशनी में धीरे धीरे नींद की गिरफ्त में जा रहा था, मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मेरी पत्नी उस समय किस हालत में थी और उसके साथ क्या हो रहा था। लेकिन रात के उस सन्नाटे में जब मेरी नींद एकदम अचानक टूटी, तो माहौल कुछ अजीब ही था। कमरे में जैसे समय थम गया हो, हवा रुक गई हो और चारों ओर एक बोझिल सी खामोशी छा गई थी। तभी मुझे बिस्तर पर करवट लेने की हल्की सी आवाज सुनाई दी। मैं चौंक कर उठा ही था कि मेरी बीवी अचानक झटके से उठ बैठी। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें किसी अनजाने डर से भरी हुई थीं और उसकी सांसें तेज और उखड़ी उखड़ी सी लग रही थीं। मैं घबरा गया और फौरन पूछा, क्या हुआ, तुम ठीक हो? उसने मेरी ओर देखा, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी वही डर, वही गहराई लिए हुई निगाहें, जैसे कुछ ऐसा देख लिया हो जिसे वो बयान नहीं कर पा रही थी। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, मैंने कुछ देखा है। पहले तो मुझे लगा शायद मेरी बीवी कोई बुरा सपना देखकर डर गई है, लेकिन फिर भी मैंने धीरे से पूछा, क्या देखा तुमने? वो थोड़ी देर तक चुप रही, जैसे खुद को संभाल रही हो। फिर धीमी सी आवाज में बोली, वही बूढ़ी औरत, वो मेरे सपने में आई थी, लेकिन वो वैसी नहीं थी जैसी हमने उसे देखा था। उसका चेहरा पूरा खून से सना हुआ था और वो मुझसे बार बार बस एक ही बात कह रही थी, तुमने मुझे बचाया क्यों नहीं? जब मेरी बीवी ये सब बता रही थी, मैं उसकी आंखों में देख रहा था एक ऐसा डर जो किसी सामान्य ख्वाब का नहीं हो सकता था। उसके चेहरे पर जैसे कोई परछाई लिपटी हो, एक डर का साया जो उसके शब्दों से ज्यादा तेजी से बोल रहा था। मैंने किसी तरह मेरी बीवी को शांत करने की कोशिश की। उससे कहा, देखो, ये सब तुम्हारे मन का वहम है। हम दोनों बहुत थक चुके थे। ऊपर से वो औरत अचानक रास्ते में मिली। शायद तुम्हारा दिमाग उसी की छवि से उलझ गया है। अब ज्यादा मत सोचो, बस रिलैक्स करो। लेकिन उसने फिर से मेरी आंखों में देखकर कहा, अर्जुन, वो सपना नहीं था। मुझे सच में लगा जैसे वो मेरे सामने खड़ी थी और उसके बाद भी मुझे महसूस हुआ कि इस कमरे में हम दोनों के अलावा कोई और भी है। उसकी यह बात सुनकर मेरे अंदर भी एक अजीब सी बेचैनी उठी, क्योंकि सच कहूं तो अब तक मैं खुद भी उस अजनबी औरत और उसकी रहस्यमयी खामोशी को अपने जहन से पूरी तरह निकाल नहीं पाया था। फिर भी मैंने मेरी बीवी को यकीन दिलाने की कोशिश की, ये सब बस तुम्हारे मन का वहम है, कुछ नहीं है यहाँ। वो थोड़ी देर तक चुप रही, फिर धीरे धीरे वापस लेट गई। लेकिन वो रात वो इतनी आसानी से गुजरने वाली नहीं थी। जब मेरी बीवी सो गई तो मैंने टीवी बंद किया और खुद भी सोने की कोशिश करने लगा। मगर जैसे ही आंखें बंद करता, एक अजीब एहसास घेर लेता था, जैसे इस कमरे में हम दोनों के अलावा कोई और भी मौजूद हो। ये कोई साधारण आवाज या परछाई नहीं थी,
ऐसा लग रहा था जैसे कोई बेहद करीब से एक तक हमें देख रहा हो। मैं पूरी रात बिस्तर पर करवटें बदलता रहा, लेकिन नींद मुझसे कोसों दूर थी। और फिर अचानक मेरी बीवी ने नींद में कुछ बड़बड़ाना शुरू कर दिया। शुरुआत में उसकी आवाज बहुत हल्की थी, जैसे किसी गहरी नींद में कोई धीमे से कुछ कह रहा हो, लेकिन फिर वो बड़बड़ाहट तेज होती गई, इतनी तेज कि मैं उसके शब्दों को साफ साफ सुन सकता था। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि वो क्या कह रही है। उसकी बड़बड़ाहट अब इतनी तेज हो गई थी कि मेरे दिल की धड़कनें भी रुकने लगी थीं। मैंने घबराकर उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वो हिल भी नहीं रही थी। उसका शरीर बिल्कुल बर्फ जैसा ठंडा हो चुका था। उसके होंठ अब चीखने लगे थे। बचाओ, वो आ रही है, मुझे छोड़ दो, मत लाओ उसे पास। मैं डर के मारे कांप गया। मैंने झटके से उसे पकड़कर झंझोड़ा, तभी वो चीख उठी, अर्जुन, वो यहीं है। उसकी ये हालत देखकर मेरी रूह कांप गई। मैंने फौरन कमरे की लाइट ऑन की ओर देखा। वो पूरी तरह पसीने में डूबी हुई थी। उसकी सांसें तेज थीं, जैसे भागकर आई हो या जैसे कुछ उसके अंदर ही टूटा हो। मैंने उसे कसकर अपने सीने से लगा लिया और शांत करने की कोशिश की। धीरे से बोला, कुछ नहीं है, तुम बस डर गई हो, यहां कोई नहीं है, सब ठीक है। लेकिन वो रोते हुए बोली, नहीं अर्जुन, वो सच में यहां थी। वो मेरी तरफ बढ़ रही थी। उसका चेहरा, उसकी आंखें। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरा, जैसे उसे सुकून देने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन सच्चाई ये थी कि अंदर से मैं खुद भी बुरी तरह कांप रहा था, क्योंकि अब ये सब सिर्फ एक सपना नहीं लग रहा था। कुछ तो था, कुछ ऐसा जो नजर नहीं आ रहा था, लेकिन मौजूद था। उस पूरी रात हम दोनों सो नहीं पाए। मैं बस उसे अपने पास सुलाए बैठा रहा, चुपचाप, हर आहट पर चौकन्ना। कमरे की घड़ी की टिक टिक भी उस सन्नाटे में तेज सुनाई दे रही थी। अब मेरे मन में एक अजीब सा सवाल उठ रहा था, क्या सच में उस बूढ़ी औरत का हमारे साथ कोई गलत इरादा था? अगर हां, तो आखिर उसकी मंशा क्या थी? अगली सुबह जैसे ही सूरज की किरणें कमरे में दाखिल हुईं, माहौल थोड़ा सामान्य सा लगने लगा। फिर भी उस रात जो कुछ भी हुआ था, उसका असर अब भी हमारे जहन में था। सुबह हम दोनों जल्दी उठ गए, लेकिन उस रात की घटनाएं अब भी हमारे दिमाग में घूम रही थीं। अन्वी बिल्कुल शांत थी, जैसे किसी गहरे डर में हो, और मैंने भी उससे ज्यादा बातचीत नहीं की। शायद मैं समझ चुका था कि वो अब भी डरी हुई है। जब हम नीचे नाश्ते के लिए गए, तो खाना खाते समय भी वो बार बार इधर उधर देख रही थी, जैसे किसी अनदेखे डर ने उसे अब भी जकड़ रखा हो। तभी मैंने मेरी बीवी से कहा, हमें किसी से बात करनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि ये सब यूं ही हो रहा है, ये मामूली नहीं लग रहा। मेरी बात सुनकर उसने मेरी तरफ देखा और धीरे से पूछा, तुम्हें भी ऐसा ही महसूस हो रहा है? मतलब ये सब सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रहा? मैंने हल्के से सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, मुझे भी लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। हमने फैसला किया कि होटल स्टाफ से बात करनी चाहिए, शायद वे कुछ जानते हों। इसलिए मैं रिसेप्शन की ओर गया और वहां मौजूद होटल मैनेजर से पूछा, भाई साहब, क्या यहाँ आसपास कुछ अजीब सा होता है? कोई ऐसी जगह जो रहस्यमयी या डरावनी हो, कुछ हादसे वगैरह हुए हों? मेरी बात सुनकर होटल मैनेजर थोड़ी देर चुप रहा, जैसे कुछ सोच रहा हो। फिर उसने धीरे से जवाब दिया, सर, ऐसा तो कुछ नहीं है यहाँ। हालांकि सीधे तौर पर कुछ नहीं कहा, लेकिन जाते जाते उसने एक बात जरूर कही। लोगों का मानना है कि पहाड़ी रास्ते पर रात के समय कुछ अजीब अजीब घटनाएं होती रहती हैं। कई बार ऐसा भी हुआ है कि लोग वहां से बिना किसी सुराग के गायब हो गए। मैंने उससे और कुछ जानने की कोशिश की, लेकिन वह ज्यादा कुछ बताने के मूड में नहीं था। सिर्फ इतना कहकर चुप हो गया कि उस इलाके में जाना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। अब हमें पूरी तरह यकीन हो गया था, जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है, उसकी शुरुआत उसी रात से हुई थी। उस रहस्यमयी बुजुर्ग औरत से मिलना और उसे हमारी कार में बैठाना, शायद वही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, अन्वी की तबीयत और भी खराब होने लगी। वो बार बार कह रही थी कि उसे किसी की परछाई दिख रही है। अब मुझे भी लगने लगा था कि शायद हम किसी अनदेखी और अजीब ताकत की गिरफ्त में आ चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी उलझन ये थी
कि हम समझ ही नहीं पा रहे थे कि अब क्या करें, किससे मदद लें या किस पर भरोसा करें। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सब वाकई हमारी जिंदगी में हो रहा है। हमने जो ट्रिप सिर्फ सुकून और मस्ती के लिए प्लान की थी, वही अब हमारी जिंदगी का सबसे भयानक और डरावना अनुभव बन चुकी थी। उस रात मेरी बीवी को एक बहुत भयानक सपना आया और हम दोनों की नींद पूरी तरह उड़ गई। उसी रात के बाद से सब कुछ जैसे और ज्यादा बिगड़ने लगा था। अगले दिन जैसे ही हम होटल से बाहर निकले, एक अजीब सी बेचैनी ने हमें घेर लिया। आप शायद उस एहसास को समझ सकते हैं जब दिल बिना वजह धड़कने लगता है और अंदर ही अंदर लगने लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है। हमने सोचा कि शायद बाहर घूमने से हमारा ध्यान बंटेगा और मन थोड़ा हल्का हो जाएगा। होटल के पास ही एक छोटा सा गांव था, तो हमने वहीं चलने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही हमने कार स्टार्ट की, एक और अजीब घटना घट गई। गाड़ी का स्टीयरिंग अचानक ही इतना भारी हो गया कि घुमाना मुश्किल हो रहा था, जैसे किसी ने उसे जबरदस्ती जाम कर दिया हो। ऐसा लग रहा था मानो कोई अदृश्य ताकत स्टीयरिंग को अपने कब्जे में लेकर उसे जबरदस्ती घुमा रही हो। मैंने पूरी ताकत लगाकर जैसे तैसे कार को मोड़ा और बड़ी मुश्किल से गाड़ी ने दिशा बदली। मेरी बीवी ये सब देखकर घबरा गई और घबराई आवाज में बोली, ये क्या हो रहा है? अचानक से गाड़ी को क्या हो गया है? सच कहूं तो उस वक्त मुझे खुद भी कुछ समझ नहीं आया, इसलिए मैंने गाड़ी को रोक दिया, फिर गहरी सांस लेकर दोबारा स्टार्ट किया। थोड़ी देर तक सब ठीक चला, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद वही अजीब सी हरकतें फिर से शुरू हो गईं। अब तो मुझे यकीन होने लगा था कि कुछ न कुछ जरूर गड़बड़ है और शायद ये सब कुछ उस मोड़ के पास मिली बुजुर्ग औरत से जुड़ा हुआ है। लेकिन अब तक हम यह समझ ही नहीं पाए थे कि वो औरत कौन थी और वह हमारी जिंदगी में क्यों आई। हम खुद भी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर हमारे साथ ये सब क्यों हो रहा है। खैर, किसी तरह हमने गाड़ी को गांव तक पहुंचा ही दिया, लेकिन वहां पहुंचने के बाद भी अजीब घटनाओं का सिलसिला थमा नहीं। गांव के लोग हमें ऐसे घूर रहे थे जैसे हम कोई परछाई हो, कोई अशुभ संकेत। जब भी हम किसी से कुछ पूछने या बात करने की कोशिश करते, लोग हमसे ऐसे दूर हट जाते जैसे उन्हें हमसे डर लग रहा हो। तभी थोड़ी देर बाद एक बुजुर्ग आदमी हमें अपनी ओर आता हुआ दिखाई दिया। उसके चेहरे पर साफ घबराहट और चिंता झलक रही थी। वह हमारे पास आया और धीमी, लगभग फुसफुसाती आवाज में बोला, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। उसकी यह बात सुनकर मैं हैरान रह गया। मैंने तुरंत उससे पूछा, क्या मतलब है आपका? हम तो बस घूमने आए हैं। जैसे ही मैंने अपनी बात खत्म की, वो बुजुर्ग आदमी कुछ और कदम हमारी ओर बढ़ाया। फिर उसने धीमी आवाज में फुसफुसाते हुए कहा, तुम लोग उस मोड़ से होकर तो नहीं आए जहां पर वो पुराना जंग खाया हुआ लोहे का साइन बोर्ड लगा है? हमने हैरानी से एक दूसरे की ओर देखा। वह आगे बोला, अगर हां तो एक बात गांठ बांध लो, कभी भी भूलकर उस रास्ते से लौटने की कोशिश मत करना। अगर तुम दोबारा उस घुमाव से गुजरे तो इस बार जिंदा बच पाना नामुमकिन है। फिर उसने अपनी डरी हुई आंखों से हमारी तरफ देखा और कहा, उस जगह पर पिछले कई बरसों से अजीब अजीब घटनाएं हो रही हैं। जो भी उस मोड़ से गुजरता है वह किसी न किसी भयानक मुसीबत में फंस ही जाता है। कुछ लोग तो लौट कर आए ही नहीं। उस मोड़ से न जाने कितने लोग रहस्यमयी ढंग से गायब हो चुके हैं। आज तक कोई नहीं जान पाया कि वे कहां चले गए या फिर उनके साथ आखिर क्या हुआ। उस बुजुर्ग की बातें सुनते ही मेरे हाथ पांव सुन्न पड़ गए। डर मेरे चेहरे पर साफ झलक रहा था। जैसे ही मैंने अपनी पत्नी की ओर देखा, मैं समझ गया कि वह भी उतनी ही सहमी हुई थी। अब तक हम इन घटनाओं को सिर्फ एक अजीब इत्तेफाक समझ रहे थे, लेकिन उस बुजुर्ग की आंखों में जो डर था, उसने हमें यकीन दिला दिया कि ये सब हमारे साथ वाकई हो रहा है और कुछ बहुत गड़बड़ है। मैंने हिम्मत जुटाकर उससे पूछा, लेकिन ये सब हो क्यों रहा है? और वो बूढ़ी औरत कौन थी जो उस मोड़ के पास दिखी थी? मेरे ये सवाल सुनते ही वह बुजुर्ग एकदम शांत हो गया, जैसे किसी ने उसकी सांसें थाम ली हों। उसने धीमे स्वर में कहना शुरू किया, कहा जाता है कई साल पहले उस मोड़ पर एक भयानक हादसा हुआ था।
एक पूरा परिवार अपनी कार में सफर कर रहा था, लेकिन गाड़ी फिसलकर सीधे नीचे घाटी में जा गिरी। उस हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई थी, लेकिन उसका छोटा बच्चा कहीं गायब हो गया था। लोग कहते हैं उस औरत की आत्मा आज भी उस जगह पर भटकती है, अपने खोए हुए बेटे को खोजते हुए। लेकिन इतने सालों में उसका दुख और गुस्सा अब प्यास बन चुका है, इंसानी खून की प्यास। उसे लगता है कि उसकी मौत और उसके बच्चे का गायब होना लोगों की लापरवाही की वजह से हुआ था, और अब वो आत्मा हर राहगीर को उसी दर्द से गुजरते देखने पर तुली हुई है जो उसने झेला था। वो बुजुर्ग अपनी बात को और गहराई से समझाते हुए बोले, अगर उस हादसे वाले दिन राह चलते लोग थोड़ी इंसानियत दिखाते और समय पर मदद कर देते तो शायद ना उस महिला की जान जाती और ना ही उसका मासूम बेटा कहीं गुम होता। लेकिन अब उसकी आत्मा किसी पर भरोसा नहीं करती। अब जो कोई भी उसकी मदद करने की कोशिश करता है वो उसे अपने साथ कहीं ले जाती है और उसके साथ कुछ ऐसा करती है जिसकी कल्पना तक कोई नहीं कर सकता। उनकी बातें सुनकर हमारे चेहरे का रंग उड़ गया था, दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। लेकिन जो बात हमें अंदर तक हिला गई वो यह थी, उस खतरनाक मोड़ पर हमने भी एक बूढ़ी औरत को रास्ते में उठाया था और उसी पल से हमारे साथ अजीब अजीब घटनाएं होने लगी थीं। अब मेरे और मेरी पत्नी के लिए समझना मुश्किल हो रहा था कि हमें आगे क्या करना चाहिए। हम दोनों उलझन में थे, लेकिन जैसे ही हमने उस बुजुर्ग व्यक्ति को उस मोड़ के पास उस अजनबी महिला को लिफ्ट देने वाली बात बताई और उसके बाद हमारे साथ घट रही अजीबोगरीब घटनाओं का जिक्र किया, तो वह अचानक गंभीर हो गया। हमारी पूरी बात ध्यान से सुनने के बाद उसने सिर्फ एक बात कही, बेटा, जितनी जल्दी हो सके इस जगह से निकल जाओ। इस मोड़ के आसपास रुकना तुम्हारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। उसकी आवाज में अजीब सी घबराहट और सच्चाई थी जिसने हमें भीतर तक झकझोर दिया। हमने बिना देर किए उसकी बात मानी और तुरंत अपनी कार की ओर लौट पड़े, बिना पीछे मुड़े। अब तक माहौल पूरी तरह से डर और बेचैनी से भर चुका था। मेरी हिम्मत अब जवाब देने लगी थी और मेरी पत्नी की हालत भी बेहद खराब लग रही थी। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसने मेरी ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, अर्जुन, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। वो औरत हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाली। मैंने उसे किसी तरह शांत करने की कोशिश की। देखो, घबराओ मत, हमें बस यहां से निकलना है। होटल चलो, सामान लेते हैं और सीधे जयपुर वापस चलते हैं, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अफसोस, हालात अब हमारे काबू में नहीं थे। जैसे ही हमने गाड़ी स्टार्ट की और होटल की ओर निकलने लगे, वैसे ही फिर से वही रहस्यमयी और डरावनी घटनाएं दोहराने लगीं। मानो कोई अदृश्य ताकत हमें इस जगह से जाने नहीं देना चाहती थी। शुरुआत में जब मैंने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की तो चाबी बार बार घुमाने पर भी इंजन में कोई हरकत नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे गाड़ी ने उस जगह पर चलने से साफ इनकार कर दिया हो। कई नाकाम कोशिशों के बाद आखिरकार किसी तरह गाड़ी ने स्टार्ट लिया और हम वहां से होटल की ओर रवाना हुए। लेकिन जब तक हम उस अजनबी गांव की सरहद को पार करते, तब तक दोपहर बीत चुकी थी और शाम की परछाइयां चारों ओर फैलने लगी थीं। चारों तरफ अंधेरा धीरे धीरे घिरता जा रहा था और माहौल कुछ अजीब सा लगने लगा था। उस तेजी से गहराते अंधेरे को देखकर मेरे मन में सवाल उठने लगे, आखिर ये अंधेरा इतनी जल्दी क्यों छा रहा है? मैंने पहले तो सोचा कि शायद ये इलाका पहाड़ी है, इसलिए सूरज जल्दी छुप गया होगा, लेकिन मुझे ये अंदाजा नहीं था कि अंधेरे की इतनी जल्दी दस्तक के पीछे कोई और ही राज छुपा है। जब मैं अपनी जीप ड्राइव कर रहा था, तब अजीब सा एहसास हो रहा था जैसे गाड़ी के ऊपर कोई अदृश्य बोझ हो। इंजन पर कुछ भारी सा दबाव था। मैंने गैस पर पूरा जोर डाला, लेकिन फिर भी वाहन बहुत ही धीमे कदमों से सरक रहा था, जैसे किसी अनदेखी ताकत ने उसकी रफ्तार थाम ली हो। गाड़ी की चाल देखकर ऐसा लग रहा था मानो पीछे के हिस्से में कोई बहुत भारी सामान लदा हो, जैसे उसका वजन असामान्य रूप से बढ़ गया हो। इंजन कुछ थका थका सा महसूस हो रहा था और मैं और मेरी पत्नी दोनों ही हैरान थे कि आखिर गाड़ी इतनी सुस्त क्यों चल रही है। जैसे जैसे अंधेरा और घना होता गया,
एक अजीब सी बेचैनी हम दोनों के बीच फैलने लगी, मानो कार में हम दो नहीं, कोई और भी मौजूद हो। और फिर वही हुआ जिसका हमें डर था। जब हम पुराने गांव से गुजरते हुए होटल की ओर बढ़ रहे थे, तब अंधेरे ने जैसे अपने सारे रहस्य खोलने शुरू कर दिए। जिस रास्ते से हम पहले गांव की ओर गए थे, वापस लौटते वक्त उसी राह को अंधेरे ने हमसे छीन लिया। गलती से हम उसी टेढ़े मोड़ वाली सड़क पर मुड़ गए, जहां पिछली रात एक अजनबी बुजुर्ग महिला से सामना हुआ था। ऐसा अक्सर होता है ना? जब आप किसी अनजान कस्बे या गांव में पहली बार जाते हैं, तो लौटते वक्त वही रास्ता पहचाना नहीं जाता। हमारे साथ भी ये पहली बार नहीं हो रहा था। उस शाम तकरीबन 6 बज रहे थे, लेकिन अंधेरा इतना गहरा था जैसे रात के 9 या 10 का वक्त हो। अब हमें और मेरी पत्नी को साफ साफ लगने लगा था कि इस होटल या इसके आसपास ज्यादा देर रुकना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है। हम बस इतना चाहते थे कि जैसे तैसे होटल पहुंचे, सामान उठाएं और फौरन निकल जाएं। लेकिन जो हमें तब नहीं पता था वो ये कि हम शायद उस होटल तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। होटल तक पहुंचने से पहले ही एक ऐसा खौफनाक मंजर हमारे सामने आने वाला था, जिसकी आहट हमें काफी वक्त से महसूस हो रही थी। जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ रही थी, मेरी पत्नी की नजरें बार बार खिड़की से बाहर की तरफ टिक रही थीं। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी दिखने लगी थी। कुछ ही देर बाद उसने घबराए लहजे में कहा, विवान, ये वही रास्ता है जहां रात को उस मोड़ पर वो अजीब सी बुजुर्ग औरत मिली थी। ये सुनते ही मेरी सांसें जैसे थम सी गईं। मैं भी पहचान गया था, ये वही घुमाव था। और अगर पिछली रात वो औरत यहीं दिखी थी, तो आज भी कुछ ऐसा ही हो सकता है। मन में डर तो था, लेकिन मैं खुद को और मेरी पत्नी को दिलासा देते हुए बोला, अब जब इतनी दूर आ ही गए हैं, तो चलो जल्दी से होटल पहुंचते हैं, सामान उठाते हैं और यहां से निकल लेते हैं। और हां, आज चाहे कोई रुकने को कहे या लिफ्ट मांगे, हम किसी को नहीं रोकेंगे। हम दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। डर और बेचैनी के बीच एक नकली हिम्मत का आदान प्रदान हो रहा था। जैसे ही गाड़ी ने उस टेढ़े मोड़ को पार किया, एक सन्नाटा चारों तरफ फैल गया। और तभी, जैसे किसी ने स्क्रिप्ट पहले ही लिख रखी हो, ठीक सामने एक पुराने बरगद के नीचे से वही बुजुर्ग औरत अचानक सड़क किनारे आकर खड़ी हो गई। जैसे ही मेरी पत्नी की नजर उस बूढ़ी औरत पर पड़ी, वह कार के अंदर ही चीख पड़ी, इतनी तेज कि अगर खिड़कियों के शीशे बंद न होते तो शायद पूरी वादी में उसकी चीख गूंज जाती। मैंने तुरंत उसे इशारे से चुप रहने को कहा और धीरे से फुसफुसाया, जितनी शांति से हम इससे गुजर जाएं, उतना ही बेहतर होगा। अगर इसे लग गया कि हम डरे हुए हैं, तो शायद ये हमारे करीब आने की कोशिश करे। मैंने हाथ स्टीयरिंग पर कस लिया और गाड़ी की रफ्तार थोड़ी बढ़ा दी। लेकिन जैसे जैसे मैं एक्सीलेटर पर पैर दबाता गया, गाड़ी का इंजन उतना ही ज्यादा चीखता हुआ बोझ उठाने लगा, जैसे उसके ऊपर कोई अदृश्य वजन और बढ़ता जा रहा हो। उस वक्त मुझे ऐसा लगने लगा था कि अगर मैंने रफ्तार जबरदस्ती बढ़ाई, तो इंजन कहीं बीच सड़क ही जवाब न दे दे। इसलिए मैंने गाड़ी को उसी धीमी चाल में रहने दिया, बिना औरत की तरफ देखे, आंखें सिर्फ सामने की तरफ टिकाए, जैसे हम वहां से गुजर ही नहीं रहे। हमारी सांसें थमी हुई थीं और दिल बस यही दुआ कर रहा था कि वो औरत हमारी तरफ न देखे। ठीक पिछली रात की तरह वो रहस्यमयी महिला इस बार भी दूर से ही हमें गाड़ी रोकने का इशारा करने लगी। मगर अब हालात बदल चुके थे। होटल के मैनेजर और उस गांव में मिले एक बुजुर्ग की बातों के बाद हमें एक सच्चाई का एहसास हो चुका था। वो कोई इंसान नहीं, बल्कि एक खोई हुई आत्मा थी। बताया गया था कि सालों पहले इसी मोड़ पर एक दर्दनाक हादसा हुआ था। उस महिला की मौत हो गई थी और उसका छोटा बेटा कहीं खो गया था। तभी से उसकी आत्मा इस मोड़ पर भटक रही है, राहगीरों से लिफ्ट मांगती है और फिर उन्हें कभी लौटने नहीं देती। हमें अब पता था कि इस बार अगर गाड़ी रोकी तो शायद हम कभी आगे न बढ़ पाएं। इसलिए मैंने स्टीयरिंग को मजबूती से थामा और बिना एक पल रुके गाड़ी को उसी धीमी रफ्तार में आगे बढ़ाते गया। लेकिन तभी, जैसे उसे एहसास हो गया हो कि मैं रुकने वाला नहीं, वो अचानक सड़क के ठीक बीच में आ खड़ी हुई।
उसका चेहरा अंधेरे में भी साफ दिख रहा था, सफेद झुर्रियों से भरा, आंखें एकटक घूरती हुईं, जैसे किसी जवाब की मांग कर रही हों। मैंने मन में फैसला कर लिया था, अगर वो रास्ते से नहीं हटी तो मैं अपनी गाड़ी रोके बिना आगे बढ़ जाऊंगा, भले ही उसे टक्कर क्यों न लग जाए। जैसे ही उस बुजुर्ग आत्मा को यह समझ में आने लगा कि मैं उसकी मौजूदगी के बावजूद गाड़ी रोकने वाला नहीं हूं, वह कुछ दूरी से ही एक भयानक रूप लेने लगी। उसकी चाल धीमी होती गई और उसका चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। अब वह वही डरावनी छवि धारण कर चुकी थी जिसका जिक्र मेरी पत्नी ने बीती रात अपने खौफनाक सपने में किया था। उसकी उंगलियां बेहद लंबी और टेढ़ी हो चुकी थीं, नाखून पंजों की तरह नुकीले और बढ़े हुए थे। वह ठीक उसी रूप में हमारे सामने आ रही थी जैसे सपने में दिखी थी, मानो कोई बुरे साये की चेतावनी असलियत बनकर सामने खड़ी हो गई हो। उसका चेहरा पूरी तरह लहूलुहान था और जैसे ही कार की हेडलाइट उस पर पड़ी, उसका विकराल रूप और भी साफ नजर आने लगा। उसके सिर पर बाल नहीं, बल्कि ऐसा लग रहा था मानो सूखी घास या भूसे का कोई बिखरा हुआ गुच्छा हो। वह सड़क के बिल्कुल बीचों बीच खड़ी थी, लेकिन मैंने बिना रुके आंखें मूंदकर गाड़ी आगे बढ़ा दी। हैरानी की बात यह थी कि कार में न तो कोई झटका महसूस हुआ, न ही कोई टक्कर, मानो किसी धुएं की परछाई को चीरते हुए हम आगे निकल गए हों। जैसे ही हम उस रहस्यमयी जगह को पार कर गए, मेरी पत्नी ने गहरी सांस ली और हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, शुक्र है, उस खौफनाक साये से तो जान छूटी। जैसे ही मेरी पत्नी ने चैन की सांस लेकर कहा कि चलो, उस डरावने साये से पीछा छूटा, तभी अचानक कार के भीतर एक अजीब सी घरघराहट सुनाई देने लगी, मानो कोई पीछे की सीट पर बैठा गुस्से में सांसें खींच रहा हो। उस अजीब सी आवाज ने एक झटके में पूरे माहौल को फिर से भारी कर दिया। मैंने तुरंत कार के अंदर लगे रियर व्यू मिरर में झांका ताकि देख सकूं पीछे क्या है, लेकिन शीशे में पीछे की सीट पूरी तरह खाली दिख रही थी। न कोई परछाई, न कोई हलचल, एकदम सन्नाटा। पर मेरी बीवी ने खुद पलटकर पीछे देखा और इस बार उसकी चीख पहले से भी ज्यादा तेज थी। वह कांपती आवाज में जोर जोर से कहने लगी, गाड़ी रोको, अभी रोको। उसकी आवाज में घबराहट इतनी थी कि मैंने बिना सोचे समझे गाड़ी धीरे की और खुद भी मुड़कर पीछे देखा। लेकिन इस बार जो मैंने देखा उसने मेरी रूह तक कंपा दी। कार की पिछली सीट पर वही विकृत भयावह बुजुर्ग औरत बैठी थी, वही झुर्रीदार चेहरा, वही बेतरतीब बाल और वह गहरी झकझोर देने वाली आंखें। इस बार वह हमारे साथ ही कार में थी। जिस बुजुर्ग छाया को कुछ ही मिनट पहले हमने सुनसान सड़क के बीचों बीच देखा था, वही अब हमारी कार के अंदर पिछली सीट पर बैठी थी। वही डरावना चेहरा, वही भटकी हुई आत्मा की झलक जिसे हमने कुछ पलों पहले देखा था। उसकी मौजूदगी इतनी ठोस और भयावह थी कि जैसे ही हमारी नजरें उससे टकराईं, एक ठंडी लहर पूरे शरीर में दौड़ गई। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि हम दोनों उसे घूर रहे हैं, डरे हुए हैं, वह और भी ज्यादा डरावनी हरकतें करने लगी। वह वहीं बैठे बैठे एक खौफनाक गुर्राहट करने लगी, आवाज ऐसी मानो किसी जानवर की हो, लेकिन इंसानी शरीर से निकल रही हो। और फिर वह अपनी जगह से उठी। अब वह पीछे की सीट से सरकते हुए, रेंगते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगी। उसकी हरकतें मानो इस बात का संकेत थीं कि अब वह सिर्फ डराने नहीं, कुछ करने आई है। गाड़ी अभी भी तेज रफ्तार से चल रही थी और तभी उस भयानक आत्मा ने अचानक सामने वाले कांच पर झपट्टा मारा। उसके नुकीले पंजों जैसे नाखूनों ने जैसे ही विंडशील्ड को छुआ, एक जोरदार आवाज के साथ कांच चकनाचूर हो गया। कार एकदम झटके में असंतुलित हो गई, स्टीयरिंग जैसे हाथ से निकल गया हो। अगला ही पल इतना तेज था कि हमें कुछ सोचने का मौका भी नहीं मिला। गाड़ी सीधे सड़क किनारे की ओर मुड़ी और जाकर एक पुराने विशाल पेड़ से टकरा गई, जोरदार धमाके के साथ। इसके बाद सब कुछ धुंधला हो गया और फिर सन्नाटा। जब मेरी आंख खुली तो खुद को उसी होटल के कमरे में पाया जहां हम पिछली रात ठहरे थे। लेकिन इस बार माहौल अलग था। कमरे में सन्नाटा था और मैं अकेला था। समीरा, मेरी पत्नी, वहां नहीं थी। मेरे चारों ओर खड़े थे कुछ अपरिचित चेहरे, वही बुजुर्ग ग्रामीण जिसने हमें उस आत्मा के बारे में चेतावनी दी थी,
और होटल का कुछ स्टाफ। वे सभी मेरी ओर चिंता भरी नजरों से देख रहे थे। होश में आते ही मैं बेसुध सा बार बार सिर्फ मेरी पत्नी को पुकारने लगा। कहाँ हो तुम? मैं बार बार मेरी पत्नी को पुकारता रहा, लेकिन कमरे में मौजूद किसी के पास मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं था। वो सब चुप थे, निगाहें झुकी हुई थीं। कुछ पल बाद वही बुजुर्ग आदमी धीरे से आगे आया और टूटे हुए लहजे में बोला, उस भयानक हादसे में वो साया तुम्हारी पत्नी को अपने साथ ले गया। उसके शब्द सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं फूट फूट कर रोने लगा। जिस यात्रा को मैंने एक नई शुरुआत की तरह देखा था, वही अब हमारे रिश्ते का अंत बन गई थी। मुझे अंदाजा तक नहीं था कि ये ट्रिप हम दोनों को हमेशा के लिए जुदा कर देगी। जब मेरी आंख खुली थी, घड़ी करीब 2 से ढाई बजे का वक्त दिखा रही थी। गहरी रात का सन्नाटा कमरे में पसरा हुआ था। तभी मैं उस बुजुर्ग से पूछ बैठा, मुझे यहां कौन लाया? उसने मेरी ओर देखा और शांत स्वर में कहा, मैं ही तुम्हें वहां से लेकर आया हूं। जब मैं पहुंचा तो तुम्हें ड्राइविंग सीट पर बेसुध पाया। सिर तुम्हारा स्टीयरिंग पर टिका हुआ था, खून बह रहा था। मेरी पत्नी वहां नहीं थी, सिर्फ तुम थे। ये सुनते ही मैंने एक हाथ से अपने सिर को छुआ और महसूस किया कि वहां पट्टी बंधी हुई थी। शायद तब तक होटल स्टाफ ने मेरी मरहम पट्टी कर दी थी, मगर उस पल मेरी चिंता सिर्फ एक थी, मेरी पत्नी कहाँ गई? क्या वो अब कभी वापस आएगी? मैंने उस बुजुर्ग से हैरानी भरे लहजे में पूछा, आप उस वीरान और डरावने रास्ते पर इतनी रात को क्या कर रहे थे, जब आपको पता है कि वहां उस आत्मा का साया मंडराता है और जो भी रात में वहां से गुजरता है वो सुरक्षित नहीं लौटता? उसने कुछ पल मेरी ओर देखा, फिर शांत स्वर में जवाब दिया, मैं इस होटल में बगीचे और परिसर की सफाई का काम करता हूं। शायद जब आप पिछली रात आए थे तब मेरी झलक नहीं पड़ी होगी। मैं कई सालों से इसी जगह के पेड़ पौधों और लॉन की देखभाल करता आ रहा हूं। वो एक पल रुका, फिर कुछ संकोच से बोला, गांव में अक्सर मेरी बीवी से कहां सुनी हो जाती है, जब लड़ाई ज्यादा बढ़ जाती है तो मैं कुछ देर के लिए खुद को संभालने के लिए इस होटल की ओर चला आता हूं। यहां सुकून मिलता है, नींद आ जाती है। मैंने फिर पूछा, ठीक है, मान लिया कि आप होटल आ गए, लेकिन आप उसी कुख्यात रास्ते से क्यों आए, जबकि आपको पता है कि वो आत्मा रात में रास्ता काटती है? आपने जानबूझकर खतरा क्यों उठाया? उसने मेरी तरफ देखा और बेहद सामान्य भाव से कहा, क्योंकि उस आत्मा ने आज तक किसी मर्द को नुकसान नहीं पहुंचाया है। उसने मेरी आंखों में झांका और बोला, वो आत्मा सिर्फ औरतों और छोटे बच्चों को ही निशाना बनाती है, मर्दों से उसे कोई सरोकार नहीं। इसी वजह से तो तू आज जिंदा है। अगर उसकी नजर मर्दों पर भी होती तो तू भी उस कार से कभी बाहर ना आता। उसने गहरी सांस ली और आगे कहा, मैं हर बार उसी वीरान रास्ते से लौटता हूं। वो मुझे दिखती जरूर है, कभी किसी पेड़ की टहनी पर बैठे हुए, कभी सड़क के किनारे खड़ी, लेकिन मैं कभी उसकी तरफ देखता तक नहीं। चुपचाप मन ही मन हनुमान चालीसा का जाप करता हूं और तेज कदमों से होटल की ओर बढ़ता रहता हूं। उसकी आवाज थोड़ी धीमी हो गई। वो सिर्फ तभी हमला करती है जब कोई उससे आंख मिलाता है या उसकी बातों का जवाब देता है। उसकी ताकत तभी जागती है जब कोई उसे स्वीकार कर लेता है। इतना कुछ सुनने के बाद भी मैं एक ही सवाल में उलझा रहा, वो मेरी पत्नी को कहां ले गई? मैंने उसकी ओर घूरते हुए धीमे स्वर में पूछा, तुम्हें क्या लगता है वो आत्मा उसे कहां ले जा सकती है? होटल के स्टाफ और वो बूढ़ा आदमी सबने जैसे एक सुर में कहा, अगर वो आत्मा आपकी पत्नी को कहीं ले गई है तो यकीनन वही पुराना कुआं होगा, वही कुआं जो उस मोड़ पर सड़क के किनारे है जहां अक्सर लाशें मिलती रही हैं। हो सकता है वो उसकी आत्मा को भी वहां बंद कर चुकी हो, और अगर सूरज की पहली किरण फूट पड़ी तो वहां तुम्हें केवल उसकी निर्जीव देह ही मिलेगी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, दिल किसी भारी पत्थर की तरह धड़क रहा था। उसी वक्त बूढ़ा आदमी मेरी तरफ मुड़कर गंभीर स्वर में बोला, तुम्हारे पास सिर्फ सूरज उगने तक का वक्त है। अगर उस आत्मा की पकड़ से अपनी पत्नी को निकालना है तो अभी, वरना वो हमेशा के लिए खो जाएगी। जैसे ही उसकी बात खत्म हुई, मैं बिना किसी देरी के
उनके साथ उस मोड़ की ओर निकल पड़ा जहां सड़क किनारे वो डरावना कुआं था। चारों ओर घना अंधेरा फैला था और हर कदम पर हवाओं में सिसकियों जैसा कुछ महसूस हो रहा था। हम जैसे ही कुएं के पास पहुंचे, सबने मिलकर टॉर्च की रोशनी से भीतर झांकने की कोशिश की, पर अंदर घुप अंधकार के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा था, जैसे कुआं कोई रहस्यमयी गहराई निगल चुका हो। मैं धीरे धीरे नीचे झुककर अपनी टॉर्च को उस काले गड्ढे में गहराई तक डालने लगा। मैं कुएं के किनारे झुककर टॉर्च से अंदर झांक ही रहा था कि अचानक मेरे सिर पर ऊपर से कुछ टपका। शुरुआत में लगा कि बारिश की कोई बूंद गिरी होगी, लेकिन अगली ही पल एक अजीब सी गर्माहट ने मेरी गर्दन को जला सा दिया। ये तो ठंडा नहीं है, मैं बुदबुदाया। फिर से एक बूंद गिरी, वही गर्म, चिपचिपी। इस बार मैंने उसी जगह अपना हाथ फेरा और टॉर्च की रोशनी में उसे देखा। मेरी सांस जैसे रुक गई। खून, हथेली पर ताजा खून था। मैंने एक झटके में सिर ऊपर उठाया और जो देखा उसने मेरी रूह को झकझोर दिया। कुएं के ठीक बगल में जो पुराना सड़ा हुआ बरगद का पेड़ था, उसकी सबसे ऊंची शाखा पर वो भयानक आत्मा बैठी थी। वही बूढ़ी औरत जिसके बाल उलझे नहीं बल्कि जले हुए रस्सों की तरह नीचे लटक रहे थे। उसकी आंखें आग जैसी जल रही थीं और उसके हाथ में मेरी बीवी थी। उसके बालों से उलझाकर ऊपर की तरफ खींची गई, एकदम निर्जीव। मेरी टॉर्च की रोशनी जैसे ही उसके चेहरे पर पड़ी, मैं भीतर से टूट गया। मेरी आंखों के सामने जो मंजर था वो किसी भी इंसान को तोड़ देने के लिए काफी था। उस भूतिया बुजुर्ग औरत ने मेरी पत्नी के चेहरे को इतनी भयावह तरीके से विकृत कर दिया था कि मैं उसे पहचान भी नहीं पा रहा था। मैं कुछ समझ पाता इससे पहले ही वो डरावनी आत्मा उसकी लटों को जोर से खींचते हुए एक झटके में छोड़ देती है और मेरी पत्नी सीधे पास के पुराने कुएं में गिर जाती है। उस पल मैं बुरी तरह चीख पड़ा। मेरी चीखों में जितना दर्द था उतना ही डर भी। लेकिन मेरे उस चीखते हुए हाल को देखकर वो आत्मा एक अजीब सी संतोषजनक मुस्कान लिए खड़ी थी, मानो उसे मेरी तकलीफ से खुशी मिल रही हो। लेकिन तभी होटल का एक कर्मचारी और एक बुजुर्ग आदमी वहां पहुंचते हैं और बिना कोई सवाल किए मुझे खींचते हुए होटल की ओर ले जाने लगते हैं। मैं उन दोनों से गुस्से और बेबसी में कहता हूं, क्या तुम सब पागल हो गए हो? मेरी पत्नी उस कुएं में गिरी है, मैं उसे ऐसे कैसे छोड़ सकता हूं? लेकिन मेरी बात सुनकर वो बुजुर्ग शख्स अचानक गुस्से में आ जाता है और तीखे लहजे में बोल पड़ता है, अगर तू भी उसी अंजाम को गले लगाना चाहता है जो तेरी बीवी का हुआ तो जरूर जा, वरना हमारी बात मान और चुपचाप यहां से निकल चल। उसने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा, तुम्हारी पत्नी अब वापस नहीं आएगी, वो अब इस दुनिया की नहीं रही। अगर अपनी जान प्यारी है तो एक पल भी बर्बाद मत कर, यहां से जितनी जल्दी निकल सको निकल लो। मैंने आखिरकार हार मान ली और उनकी बात मानकर चुपचाप उनके साथ होटल लौट आया। अंदर से मैं पूरी तरह टूट चुका था। आंखों से आंसू थम ही नहीं रहे थे। रात किसी तरह बीती, लेकिन जैसे ही सुबह की पहली किरणें आसमान पर फैलीं, वो बुजुर्ग फिर से मेरे पास आया। इस बार वह मुझे कुछ गांव वालों के साथ उसी कुएं के पास ले गया। वहां पहुंचते ही गांव के कुछ लोगों ने उस कुएं से मेरी पत्नी का शव बाहर निकाला, लेकिन जैसे ही उसका शरीर बाहर आया, माहौल पूरी तरह बदल गया। लाश की हालत इतनी भयावह हो चुकी थी कि हम में से कोई भी उस पर नजर तक नहीं डाल सका। उसका चेहरा और शरीर इतने डरावने ढंग से विकृत हो चुके थे कि जो भी देखता उसकी हालत बिगड़ जाती। कुछ लोगों को तो उल्टी तक आ गई। आज भी उस एक फैसले का अफसोस मुझे अंदर से खा जाता है। काश उस दिन मैंने अपनी पत्नी के साथ वो सफर तय करने का फैसला न लिया होता। शायद आज वो जिंदा होती और मेरे साथ होती। अब मुझे नहीं पता कि उसकी आत्मा को सुकून मिला या नहीं, या वो अब भी उस खौफनाक आत्मा के शिकंजे में फंसी हुई है जो हमारी जिंदगी में कहर बनकर आई थी। मैं बस इतना कहूंगा कि अगर आप भी अपने परिवार के साथ किसी अनजान जगह पर जाने का सोच रहे हैं तो जरा सावधानी से सोचिएगा, क्योंकि कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां सिर्फ मंजिलें नहीं होती, वहां ऐसे हादसे भी छिपे होते हैं जो आपकी दुनिया ही बदल सकते हैं।
और कई बार इन हादसों में हम वो खो देते हैं जिसे वापस पाना नामुमकिन होता है। शायद अगर हम उस दिन अपने घर में ही रहते तो वो सब कुछ कभी नहीं होता और आज जो हमने खोया है वो हमारे पास होता। तो दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी? अगर आप ऐसी और दिलचस्प कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।